हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर 19 कैलेंडर सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 68 के क्वेश्चन 9 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 8th जनवरी 2014 टू 3rd मार्च 2014। तो देखिए, जनवरी से मार्च के बीच में फरवरी भी आती है, तो हमें पहले ये देखना है कि फरवरी 28 डेज की होगी या 29 डेज की, यानी कि 2014 लीप ईयर है या नहीं है, वो देखेंगे। और कौन कौन से डे इंक्लूड करने, देखिए फ्रॉम 8th जनवरी, तो 8 जनवरी को भी इंक्लूड करेंगे टू 3rd मार्च तक जाएंगे। तो हमें देखना है जनवरी में कितने दिन बचे हैं। तो 8 जनवरी को तो इंक्लूड करना है, यानी 7 डेज जनवरी में हटा देने हैं। बचे हुए जो डेज हैं वो फरवरी पूरा इंक्लूड होगा और मार्च के भी 3 डेज इंक्लूड होंगे। तो टोटल इस तरह से हम निकालेंगे। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फरवरी में 28 डेज हैं, 29 डेज हैं। इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो सिंस 2040 इज नॉट डिविजिबल बाई 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर आता है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 नहीं है, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है। तो यहां पर जो डेज हमें काउंट करने हैं फ्रॉम 8 जनवरी 2014 से करना है, यानी 8 जनवरी को भी काउंट करना है। उसके पहले यानी 7 डेज हमें हटा देने हैं जनवरी में। 8 जनवरी से काउंट करेंगे तो जनवरी 31 डेज की होती है, और 7 डेज हटा देते हैं तो जनवरी में कितने दिन हमारे पास हैं वो देख लेते हैं यहां पर। तो जनवरी के जो डेज हैं जो हमें काउंट करने हैं 8 जनवरी से, तो 31 में 7 हटा देते हैं, यानी जनवरी में जो डेज काउंट करने हैं वो हैं यहाँ पर 31 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। तो जनवरी में 24 डेज हो गए। डेज इन फरवरी, तो फरवरी हमने पहले ही देख लिया है कि फरवरी क्या है, यहाँ पे फरवरी 28 डेज की होगी क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। और हमें 3rd मार्च तक काउंट करना है, यानी कि मार्च के 3 डेज हो गए। तो इस ड्यूरेशन में कितने डेज हुए, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जनवरी में 24, फरवरी में 28 प्लस मार्च में 3 और, तो इनको हम ऐड करेंगे तो यहां पर 55 आएगा। यानी जो डेट हमें दी गई थी उसमें कितने डेज हैं, उस ड्यूरेशन में 55 डेज हैं। तो चलिए आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं यहां पर। Hence, there are 55 days from 8 January 2014 to 3rd March 2014. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 29th जनवरी 2013 टू 15th अप्रैल 2013। तो जनवरी से अप्रैल के बीच में भी फरवरी आएगा, तो हमें उसका भी डेज पता करना होगा। पहले नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं 29th जनवरी 2013 से 15th अप्रैल 2013। तो 29th जनवरी से फ्रॉम 29 जनवरी, यानी 29 जनवरी को भी इंक्लूड करना है। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, और उसके 29 के पहले यानी 28 डेज को हटा देना है। तो जनवरी में कितने डेज हुए, 29, 30, 31, 3 डेज ही होते हैं। और फरवरी 28 डेज की होगी या 29 डेज की, तो देखना पड़ेगा 2013 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो पहले देख लेते हैं इसको। Since 2013 is not divisible by 4, so it is an ordinary year. That means there are 28 days in February. डेज इन जनवरी, 29 जनवरी से हमें काउंट करना है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, और 29 जनवरी के पहले के डेज को काउंट नहीं करना, यानी 28 तक को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 31 में 28 जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 3। तो डेज इन जनवरी 3, जनवरी में 3 डेज हुए। डेज इन फरवरी 28, और मार्च में 31 डेज होते हैं, तो डेज इन मार्च 31 इंक्लूड करेंगे। 15 अप्रैल तक इंक्लूड करना है, डेज फाइंड करना, तो अप्रैल में हो गए 15।
तो 29 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक कितने डेज हो गए, तो इन सभी डेज को ऐड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज 3 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 15 इक्वल टू 77 आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। सो देयर आर 77 डेज फ्रॉम 29 जनवरी 2013 टू 15 अप्रैल 2013। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2017 एंड राइट द डे करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डेट्स। तो बुक में बना हुआ है 2017 का कैलेंडर दिया हुआ है और आपको पर्टिकुलर डेट में बताना है कि डे कौन सा है। जैसे ये 6/8/2017 मतलब डेट क्या है 6 ऑफ कौन से मंथ का 8th मंथ क्या होता है, तो 8th मंथ होता है हमारा अगस्त, यानी अगस्त के मंथ को देखना है और उसमें 6 तारीख जो है उस दिन कौन सा डे है वो हमें लिखना है। ऐसे बी में जो दिया हुआ है 10/11/2017 यानी नवंबर में 10th डे को यानी 10 तारीख को नवंबर में कौन सा दिन है। ऐसे सी में 7/12/2017, डी में दिया है 7/6/2017, ई में 30 ये जनवरी है 2017, 6/5/2017 यानी 6 डे है और मंथ कौन सा है मई 2017। तो इनके आपको डे बताने हैं कि उस दिन जो डे होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कौन कौन से डे हैं। तो चलिए कैलेंडर देख लेते हैं और इनके फिर जवाब देते हैं। तो 2017 इस ईयर का कैलेंडर दिया है बुक में और हमें बताना है कि पर्टिकुलर डेट्स को कौन सा डे होगा। तो 6/8/2017 6/8 मतलब कौन सा तारीख है, 8 मंथ है और 2017 ईयर है। तो 6/8/2017 यानी अगस्त की बात हो रही है। अब 8 तारीख को क्या है यहां पर 6 तारीख को, तो 6 को क्या है संडे है, तो 6/8 मंथ हो गया, 2017 को क्या होगा संडे। दूसरा दिया है 10/11/2017 को क्या होगा, तो 11th मंथ मतलब नवंबर की 10 तारीख को क्या होगा, तो देख लेते हैं 10 तारीख को फ्राइडे है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्राइडे। बी का आंसर है फ्राइडे। सी में देखते हैं 12th मंथ 7 ऑफ 12th मंथ या लास्ट मंथ की 7 तारीख को क्या होगा, ये दिसंबर की बात हो रही है और 7 को आते हैं 7 तारीख को, 7 को यहां पर थर्सडे है, तो सी का आंसर होगा थर्सडे। डी में जो डेट दी है उसका मंथ क्या है 6 मंथ मतलब जून, 7th ऑफ जून, तो 7 जून को हमने देखा वेडनेसडे है, तो डी का आंसर है वेडनेसडे। अब 13th जनवरी की बात हो रही है, तो 13 जनवरी को क्या है मंडे, तो इसका आंसर होगा ई में मंडे। और एफ में दिया है 5th मंथ यानी मई में कौन सी तारीख 6th ऑफ मई मतलब ये 6 सैटरडे, तो एफ का आंसर होगा सैटरडे। इस तरह से ये लिख लिया गया यहां पे सॉल्यूशन में पूरा आंसर। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है द एनुअल एग्जामिनेशन इन स्कूल स्टार्टेड ऑन April 3rd and ended on April 28. How long did the examination continue? तो एग्जाम देखिए स्टार्टिंग डेट क्या है 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो गया, ठीक है, और एंडेड ऑन यानी अप्रैल 28 अप्रैल को भी एग्जाम हुआ और वो लास्ट एग्जाम था, ठीक है। तो एंडिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 28 अप्रैल, स्टार्टिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 3 अप्रैल। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम April 3 टू April 28। तो एग्जाम 3 अप्रैल से शुरू हुआ यानी उसके पहले के 2 दिन और खत्म हो जाता है 28 अप्रैल को, यानी
तो 28 अप्रैल तक हमें काउंट करना है 3 अप्रैल से। तो स्टार्टिंग के 2 डेज 28 में माइनस कर देंगे, तो 28 में जब 2 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। या फिर आप 3 से काउंटिंग स्टार्ट करिए और 28 तक जाइए। तो आप जब 3 से स्टार्ट करेंगे 28 तक तो आपको 26 मिलेगा। यानी 3 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 26 डेज होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 26 डेज हुए, यानी इतने दिन तक एग्जाम चला, तो हम यही आंसर बना लेंगे इसका। हेंस एग्जामिनेशन कंटिन्यूड फॉर 26 डेज। एग्जामिनेशन 26 डेज तक चला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, Kamla's father left for Kolkata on January 7, 2011 and returned home on March 8, 2011. For how many days did he remain out of home? तो घर के बाहर वो कितने दिन रहे? कमला के फादर जो है कलकत्ता जाते हैं कब? जनवरी 7, 2011, यानी 7 जनवरी को चले गए वो, तो 7 को घर में नहीं रहे, ठीक है। और रिटर्न होम ऑन मार्च 8, और 8 को वो घर आ चुके थे। इस क्वेश्चन में ईयर 2011 की बात हो रही है और फरवरी का मंथ भी इंक्लूड होना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो सिंस 2011 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि फरवरी जो है, फरवरी में यहाँ पे 28 डेज होने वाले हैं। तो जब भी फरवरी को इंक्लूड करना हो या उसके बारे में बात करनी हो तो पहले ये पता कर लेना है कि वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर है या नहीं है। अब आगे देखते हैं। कमला's फादर लेफ्ट ऑन 7 जनवरी 2011, ही रिटर्न ऑन 8 मार्च 2011। तो डेज इन जनवरी, तो वो कितने दिन बाहर रहे? तो देखिए 7 जनवरी को चले गए, यानी 6 जनवरी तक ही घर में रहे। तो जनवरी में कितने दिन वो बाहर रहे? तो टोटल जनवरी में डेज होते हैं 31 में से जितने दिन वो घर में रहे, घर में 6 डेज रहे तो उसको हटा दीजिए, तो पता चल जाएगा जनवरी में कितने दिन बाहर है। तो जनवरी में यहाँ 31 में जब इसको सेपरेट करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे फरवरी में, तो फरवरी 28 डेज की थी, तो 28 डेज फरवरी में पूरा बाहर रहे तो 28 डेज ये हो गए। मार्च में, तो इसमें लिखा है रिटर्न ऑन 8 मार्च, 8 मार्च को घर आ चुके थे, यानी उसके पहले 7 मार्च तक वो घर के बाहर थे। तो डेज इन मार्च, तो ये 7 करेंगे, तो अब टोटल डेज क्या होगा, इन सभी को ऐड कर लेंगे जितने दिन वो बाहर रहे। टोटल नंबर ऑफ डेज 25 प्लस 28 प्लस 7 इक्वल टू 60। सो ही रिमेन्ड आउट ऑफ होम फॉर 60 डेज। इस तरह से वो 60 डेज के लिए घर से बाहर रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a boy fell sick on February 12, 2010. He recovered from illness on April 8, 2010. For how many days did he remain sick? तो हम यहां देखेंगे कि फरवरी 2010 में कितने डेज की है। तो ये 2010 एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए फरवरी 28 डेज की है। तो बॉय फेल सिक ऑन फरवरी 12 को बीमार हो गया, यानी 11 तक ठीक था। तो फरवरी में कितने दिन तक वो बीमार रहा, तो कितने दिन काउंट करने होंगे? 28 में ये 11 डेज हटा देंगे क्योंकि 12 से तो वो बीमार ही हो गया था, तो जाएंगे फिर मार्च के, और अप्रैल में रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस 8 अप्रैल को ठीक हो गया, यानी 7 अप्रैल तक ही वो बीमार सिक था या बीमार था। तो अप्रैल के 7 डेज हो जाएंगे। इस तरह से हम पूरा ऐड करेंगे और फिर जितने दिन टोटल आएंगे उतने दिन तक वो बीमार था या सिक था। बॉय फेल सिक ऑन 12 फरवरी 2010। 12 फरवरी 2010 को बॉय सिक हो गया। ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस ऑन अप्रैल 8, 2010। वो रिकवर कब होता है, ठीक कब हो जाता है? 8 अप्रैल को वो ठीक हो चुका था। तो पहली बात तो फरवरी कैलकुलेट करना है हमें डेज को, तो उसमें देखना है कि 2010 क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर, यानी फरवरी 28 डेज की होगी। अब बॉय फेल सिक ऑन, यानी 12 फरवरी को ही बीमार हो गया, यानी उसके पहले की 11 डेज वो ठीक था। तो हमें टोटल डेज पता करने कब तक सिक था, तो वो 11 डेज हटा देने हैं 28 में से। तो डेज इन फरवरी 28 - 11 17।
अब पूरा मार्च वो सिक था और अप्रैल में ठीक हो, तो मार्च में कितने डेज होते हैं? 31। तो मार्च के 31 डेज काउंट करेंगे हम। डेज इन मार्च इक्वल टू 31। रिकवर्ड कब हो गया था वो इलनेस से? वो 8 अप्रैल को ठीक हो गया था, यानी 7 अप्रैल तक ही वो इल था। तो डेज इन अप्रैल 7। तो ये टोटल डेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ डेज 17 प्लस 31 प्लस 7 ऐड करते हैं तो 55, यानी 55 डेज तक वो बीमार रहा, वो सिक था। तो इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। सो ही रिमेन्ड सिक फॉर 55 डेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. Nita's winter vacations were from 5th December 2011 to 12th February 2012. For how many days her school was closed? तो वेकेशंस देखिए 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 4 दिसंबर के जो 4 दिसंबर तक वो उसको स्कूल आना था, 5 दिसंबर से वेकेशन स्टार्ट हो गया। तो दिसंबर में जो भी डेज होता है उसमें से 4 हटा देंगे तो दिसंबर के डेज आ जाएंगे। और उसके बाद जनवरी पूरा वेकेशन था, फरवरी में 12 फरवरी तक, यानी 12 को भी वेकेशन था, तो फरवरी के 12 डेज हो गए। इन सबको हम ऐड करेंगे और पता चल जाएगा कि स्कूल कितने दिन के लिए क्लोज था। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो विंटर वेकेशंस 5 दिसंबर 2011 से 12 फरवरी 2012 तक थे। तो स्कूल कब तक क्लोज रहा ये पता करना है। तो देखिए दिसंबर में कितने दिन स्कूल क्लोज रहा? तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं और स्कूल कब तक लगा? स्कूल 4th तक लगा, 5th से क्लोज हो गया। तो 31 में वो 4 डेज हटा दिए जब स्कूल लगा था, क्योंकि 5th से तो वेकेशन स्टार्ट हो चुके थे। तो 31 माइनस 4 करेंगे यहां पर। जनवरी में पूरा वेकेशन रहा, तो जनवरी 31 डेज की होती तो 31 डेज ये काउंट करेंगे। और 12 फरवरी तक वेकेशन चला, यानी फरवरी के हो गए 12 डेज। स्कूल जो है 13 फरवरी से ओपन हुआ, 12 फरवरी तक तो क्लोज ही था। तो यहां पर डेज इन फरवरी 12 हुआ। अब ये लीप ईयर था या नहीं था? फरवरी 29 डेज की होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 20 डेज की तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमें पूरा फरवरी काउंट ही नहीं करना है। तो ये इतने दिन स्कूल क्लोज रहा। तो ऐड कर लेते हैं टोटल कितने डेज हुए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पे 70 है। सो स्कूल वाज क्लोज फॉर 70 डेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. Rajan took medical leave for 48 days from 13th August onward. When did he rejoin his duty? तो देखिए 13 अगस्त ऑनवर्ड, 13 अगस्त को उसने मेडिकल लीव ले ली थी। तो अगस्त में कितने डेज हुए वो लिखेंगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ही करते करते हम ये देखेंगे 48 डेज कब कंप्लीट होते हैं। जिस दिन 48 डेज कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे वो ज्वाइन करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पर हमें 48 डेज काउंट कर रहे हैं 13 अगस्त से कि 48 डेज कब कंप्लीट होंगे। तो 30 अगस्त भी इंक्लूड होगा उसमें। तो देखते हैं कि अगस्त में कितने दिन हुए। अगर 13 अगस्त को भी इंक्लूड करते हैं तो 13 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक कितने दिन हुए। तो टोटल 31 डेज होते हैं अगस्त में, और 13 अगस्त यानी उसके पहले के 12 डेज को हटा देना है। तो ये होंगे हमारे 19 डेज। तो अगस्त में तो 19 डेज ही होते हैं पूरे, 48 डेज कंप्लीट करने हैं। तो अगस्त के बाद सितंबर आता है। सितंबर में हमें इसमें अगर हम 29 डेज और ऐड कर लें तो ये 48 हो जाएगा। 19 प्लस 29 इक्वल टू 48 होता है, यानी सितंबर में हमें 29 डेज और पूरे करने होंगे। तो टोटल डेज हो गए 19 डेज प्लस 29 डेज इक्वल टू 48 डेज पूरे हो गए। 29 सितंबर को 40 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद उसकी मेडिकल लीव पूरी हो जाती है और वो अगले दिन से, और वो नेक्स्ट डे से अपना ज्वाइन करेगा।
तो नेक्स्ट डे कब आएगा, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा वो नेक्स्ट डे, मतलब 13 सितंबर से वो फिर से ज्वाइन करेगा। तो लिख लेते हैं इसे, क्योंकि 29 सितंबर को 48 डेज कंप्लीट होते थे इसलिए। सो ही रीज्वाइंड हिज ड्यूटी ऑन 13 सितंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिपेयर a calendar for the month of July if it begins on Friday। तो जुलाई मंथ का कैलेंडर यहां पे प्रिपेयर करना है, तो ऊपर हम कॉलम बना लेंगे डेज का, संडे मंडे ट्यूसडे ये लिख लेंगे, और काउंटिंग कहां से शुरू होंगे, 1 लिखना शुरू करेंगे फ्राइडे से, और इस तरह से हम ये कैलेंडर जो है जुलाई का प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आइए प्रिपेयर करते हैं इसे। कैलेंडर प्रिपेयर करना है। जुलाई में क्या होता है, 31 डेज होते हैं, और उसमें कहा गया है जो 1 जुलाई वो फ्राइडे को आता है, तो हम फ्राइडे को यहाँ 1 जुलाई लिखेंगे, फिर सैटरडे को 2, फिर यहाँ से 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, और इस तरह से काउंटिंग करते जाना 31 तक। 31 हमारा वापस से संडे को आता है, तो 1 जुलाई फ्राइडे को, और लास्ट डेट जो था जुलाई का लास्ट डे वो संडे को आया 31। इस तरह से हमने जुलाई मंथ का कैलेंडर प्रिपेयर कर लिया। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप ऊपर भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैलेंडर में दोनों तरह से बनाया जा सकता है, तो इस तरह से हमने प्रिपेयर कर लिया। इस तरह से चैप्टर कैलेंडर कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।